बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अब्बा इमाम मस्जिद थे। उन्होंने सारी जिंदगी हमें बहुत मेहनत से पाला था। जब अब्बा का आखिरी वक्त करीब आया तो अब्बा ने वसीयत की कि मेरे बाद मेरे भाई के घर चली जाना। मैंने ऐसा ही किया। अब्बा के इंतकाल के बाद पहली बार ताया के घर गई। मैं पर्देदार थी, जबकि वहां ताया के बिगड़े बेटे की पूल पार्टी चल रही थी। मैं अंदर जाने लगी जब ताया के बेटे ने मुझे खींचकर पूल में धक्का दे दिया। मैं बाहर निकली तो गुस्से से उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। नहीं जानती थी ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। ताया ने मुझे घर में पनाह दी, लेकिन अगली रात ही कयामत मुझ पर टूटी। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। शायद ये सुनकर तुम सोचो कि मैंने ये सब कैसे झेला, लेकिन सच ये है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी का रुख इतनी तेजी से बदल जाएगा। मेरा नाम बताने की जरूरत नहीं, बस इतना जान लो कि मैं एक इमाम मस्जिद की बेटी हूँ। मेरे अब्बा मस्जिद के इमाम थे, एक सीधे सच्चे और दीनदार इंसान। उन्होंने सारी जिंदगी निहायत सादगी में गुजारी। हमारे घर में कभी जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं आया, लेकिन कभी किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाया। उनका एक उसूल था, बेटी इज्जत सबसे बड़ी दौलत है, और ये दौलत अपने किरदार से कमाई जाती है, किसी के तर्ज से नहीं। ये अल्फाज मेरी रूह में कुंदा है। मेरी माँ का इंतकाल मैंने बचपन में ही देख लिया था। उसके बाद घर में हम तीन ही थे, मैं, मेरी छोटी बहन और अब्बा। मोहल्ले के लोग अक्सर कहते इमाम साहब की बेटियों ने बहुत पर्दा रखा है, जैसे जमाना पीछे छोड़ दिया हो। लेकिन हमें कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि हमारे लिए दीन की इज्जत ही असल पहचान थी। वक्त के साथ साथ मैंने देखा कि अब्बा के चेहरे पर थकन के साए गहरे होते जा रहे हैं। उनका दिल कमजोर हो चुका था। एक शाम जब मस्जिद में मगरिब की अजान खत्म हुई, वो घर लौटे। उनके हाथ ठंडे लग रहे थे। मैंने जल्दी से चाय रखी। वो बिस्तर पर बैठे मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में बोले, बेटी। मैंने फौरन कहा, जी अब्बा। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। उनकी गिरफ्त कमजोर थी, लेकिन अल्फाज में एक अजीब सा सुकून था। मेरे बाद मेरे बड़े भाई के पास चली जाना, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। मैंने उससे वादा लिया है। मेरी आंखें भीग गईं। अब्बा आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो हल्का सा मुस्कुराए। मौत को कौन टाल सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम दोनों बहनें महफूज रहो। शहर में मेरे भाई का बड़ा घर है, आसाइश है, तुम्हारी हिफाजत भी करेगा। उस रात में देर तक जागती रही। दिल में खौफ और बेचैनी थी, लेकिन अब्बा के अल्फाज मेरे कानों में गूंजते रहे। चंद दिन के बाद फजर की अजान से पहले मेरे कमरे का दरवाजा जोर से खटका। मैंने चौंक कर दरवाजा खोला। मोहल्ले की एक बुजुर्ग खातून थी, आंखों में नमी। उन्होंने बस इतना कहा, बेटी हिम्मत रखना। मेरा दिल डूब गया। मैं मस्जिद के सहन की तरफ भागी, जहां अब्बा को सफेद कपड़े में लिटाया जा चुका था। उसके बाद सब कुछ धुंधला सा लगने लगा। जनाजा, दुआएं, लोगों की तसल्लियां, और फिर वो लम्हा जब हमें मस्जिद का छोटा सा मकान खाली करना पड़ा। ये वही घर था जिसकी हर दीवार में अब्बा की मेहनत और मोहब्बत बसी हुई थी। मैंने हर कोने को हाथ लगाकर अलविदा कहा। हमने 2 कपड़ों का बैग उठाया। मेरी छोटी बहन का हाथ मेरे हाथ में था और मैं उसका सहारा बनी। शहर का सफर शुरू हुआ। रास्ता लंबा था। गांव के खेत पीछे रह गए और उनकी जगह शोर, धुआं और ट्रैफिक ने ले ली। मैं हर पल सोचती रही कि शहर में कैसी जिंदगी हमारा इंतजार कर रही है। शहर पहुंचकर जब रक्षा एक बड़े गेट के सामने रुका तो मैं हैरान रह गई। ये वही घर था जिसके बारे में अब्बा ने बताया था, बल्कि घर नहीं, एक महल। ऊंची दीवारें, गेट पर चमकती हुई लाइट्स और अंदर झांकते हुए सब्ज बाग। गेट पर खड़े गार्ड ने पूछा, जी किससे मिलना है? मैंने आहिस्ता से कहा, मैं इमाम साहब की बेटी हूँ, अपने ताया से मिलने आई हूँ। उसने सर हिलाकर अंदर फोन किया। फिर गेट खुल गया। मैंने अंदर कदम रखा तो एक लम्हे को रुक गई। चारों तरफ कीमती गाड़ियां खड़ी थी। घर की खिड़कियों से सुनहरी रोशनी बाहर गिर रही थी और साथ ही तेज मौसीकी और कहकहों की आवाजें आ रही थी। मेरा दिल घबरा गया। मैंने अपनी बहन का हाथ मजबूती से पकड़ा। मैं पिछले दरवाजे की चौखट पर खड़ी थी जब एक मुलाजमा ने हाथ के इशारे से मुझे अंदर आने को कहा। मेरे कदम खुद ब खुद रुके, लेकिन बहन की कलाई थामे मैंने दहलीज पार की। जैसे ही अंदर आई, एक अजीब सा शोर मेरे इर्द गिर्द फैल गया। रोशनी, मौसीकी और कहकहों का हुजूम। सामने का मंजर ऐसा था कि मैंने जिंदगी में कभी सोचा भी ना था। बड़े बड़े फानूसों की रोशनी, चमकता हुआ फर्श और बीच में एक वसी हॉल जिसके किनारे पर कुर्सियां और सोफे लगे हुए थे। हर सोफे पर कोई ना कोई महुए गुफ्तगू या कहका लगा रहा था। शराब के गिलासों की खनक
सिगरेट के धुएं की लकीर और बीचों बीच एक शोक सा पूल जिसके गिर्द हुजूम इकट्ठा था। मेरा कजन पूल के किनारे खड़ा था, हाथ में शीशे का एक जाम जिसमें सुनहरी रंग का मशरूब लहरा रहा था। उसके कदम हल्के से लड़खड़ा रहे थे, आंखों में ऐसी बगावत और गुरूर जैसे ये दुनिया उसकी मलकियत हो। उसके इर्द गिर्द 3-4 लड़कियां थीं जिन्होंने न जाने क्या पहन रखा था। उनके कपड़े ज्यादा थे या जेवरात, मैं अंदाजा न लगा सकी। वो सब हंस रही थी जैसे उनके लिए दुनिया का सबसे दिलचस्प मजाक सामने खड़ा हो। मैंने नजरें झुका ली और बहन के कान में कहा, बस सीधा आगे चलते हैं, किसी से बात न करना। हमने कदम तेज किए, लेकिन तभी एक ऊंचा कहकहा फिजा में गूंजा। मेरे कदम रुक गए। ये कौन है? बुरके वाली हूर कहां से आ गई? उसने बुलंद आवाज में कहा और सबकी नजरें एकदम मेरी तरफ मुड़ गईं। मेरी गर्दन झुकी रही, लेकिन मैं महसूस कर सकती थी कि दर्जनों आंखें मुझे ऊपर से नीचे तक तोड़ रही हैं। पीछे से एक और आवाज आई, शायद उसके किसी दोस्त की। हिजाबी क्वीन, शर्म से मर ना जाना, यहाँ की हवा तुम्हें जला देगी। मेरी बहन ने मेरा हाथ और सख्ती से पकड़ लिया। मैंने कदम मजीद तेज किए, लेकिन मेरे कजन ने बीच में आकर मेरा रास्ता रोक दिया। उसके होठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट थी, आंखों में चमक जैसे कोई खेल खेलने वाला हो। अरे अरे, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? उसने कहा और मेरा बाजू पकड़कर वो गुस्से में मेरी तरफ बढ़ा ही था कि अचानक उसके कदम रुक गए। मैंने गर्दन मोड़ी तो देखा दरवाजे पर ताया खड़े थे। उनके चेहरे पर संजीदगी भवें चढ़ी हुई, मगर आवाज में ऐसा जब्त था जो सबको खामोश कर गया। ये हमारी मेहमान है, तुम्हारी बहन जैसी, होश में आओ। उनका लहजा सख्त था, लेकिन हर लफ्ज में एक अजीब सा वक़ार था। मेरा कजन एक लम्हे के लिए रुका, फिर होंठ भींचकर नजरें फेर ली, लेकिन मैंने देखा उसकी आंखों में वही आग जल रही थी जो थप्पड़ के बाद से भड़क उठी थी। वो बगैर कुछ कहे पीछे हटा, हॉल के दूसरे कोने में जाकर खड़ा हो गया। ताया ने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में शर्मिंदगी की धूल उठी हुई थी, मगर साथ ही एक ऐसा एहतराम भी था जो मेरी आंखों को नीचे कर गया। ऊपर का कमरा तुम्हारा है, मैं माजरत खा हूं, उन्होंने नरम लहजे में कहा, जैसे अल्फाज भी थके हुए हों। मेरे गले में अल्फाज अटक गए, मैं सिर्फ हल्का सा सर हिला सकी। खादमा आगे बढ़ी, बीबी जी इधर आइए, मैं आपको ले चलती हूँ। हम सीढ़ियां चढ़ने लगे। मेरी बहन मेरे दामन से लगी हुई थी, हर कदम पर वो थोड़ा और करीब हो जाती, जैसे सीढ़ियों के नीचे मौजूद शोर से बचना चाहती हो। नीचे हॉल में अब भी मौसीकी दोबारा चल पड़ी थी, मगर आवाज हल्की हो गई थी। शायद सब दोबारा अपने खेल में लग गए थे। ऊपर पहुंचकर खादमा ने एक दरवाजा खोला, ये आपका कमरा है, जो भी जरूरत हो मुझे बता दीजिएगा। कमरा खुला, बिस्तर सादा मगर साफ सुथरा, खिड़की नीमवा थी। बाहर शहर की रोशनियों की झलक नजर आ रही थी, लेकिन शोर काफी दूर था। एक तरफ लकड़ी की अलमारी, दूसरी तरफ छोटा सा टेबल और कुर्सी रखी हुई थी। मैंने बहन को कहा, चलो आराम करो, आज का दिन लंबा है। वो खामोशी से बिस्तर पर लेट गई। उसके चेहरे पर थकन की नीली लकीरें नुमायां थीं, आंखों के गिर्द हल्के और होठों पर खामोशी की मोहर। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा, वो पलक झपकते ही नींद में चली गई। मेरे कपड़े अभी भी नमी से बोझल थे। मैंने बैग से दूसरा जोड़ा निकाला और बाथरूम में जाकर जल्दी से बदल दिया। जैसे ही बाहर आई, मैंने अलमारी खोली तो उसमें कुछ इजाफी कंबल और तकिए रखे थे, शायद मेहमानों के लिए। मैंने सोचा कम से कम ये कमरा मेरे लिए एक महफूज जगह होगा, या शायद मैं बस खुद को तसल्ली दे रही थी। मैं दीवार से पुश लगाकर बैठ गई। खिड़की से आने वाली हल्की हवा मेरे गीले बालों को छू रही थी। आंखें बंद की तो जहन में अब्बा की आवाज गूंजी, वो तुम्हारी हिफाजत करेगा। दिल में एक कांपती हुई दुआ उठी, या अल्लाह बस इज्जत सलामत रहे। रात के साए लंबे हो रहे थे, कमरे की खामोशी में जैसे सब कुछ रुक गया हो, लेकिन उस खामोशी में भी कुछ था जो मुझे बेचैन कर रहा था। फिर अचानक जैसे किसी ने नीचे गेट बंद किया हो, धात की हल्की सी आवाज आई। मैं चौंकी। फिर नीचे से हल्की सरगोशियां सुनाई दी, शायद 2 आदमी आपस में बात कर रहे थे। मैंने गौर किया तो एक की आवाज पहचानी। ये वही मुलाजिम था जिसने गेट खोला था। वो कह रहा था, आज तो साहब ने बड़ी मुश्किल से मामला संभाला, वरना मियाँ साहब हाथ से निकल जाते। दूसरे ने जवाब दिया, हाँ लेकिन मियाँ जी का मिजाज बदलने वाला नहीं, बस तुम देखते जाओ अगला कदम क्या उठाते हैं। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने फौरन खिड़की बंद कर दी, लेकिन पर्दे के पीछे से झांक कर देखा तो नीचे ड्राइववे में एक अजनबी गाड़ी खड़ी थी। उसमें से एक लंबा आदमी निकला और गेट की तरफ बढ़ा। उसके हाथ में एक छोटा बैग था। मैं अंदाजा न लगा सकी कि वो कौन है। उसी लम्हे कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने चौंक कर पूछा, कौन? बाहर से खात्मा की आवाज आई, बीबी जी ये दूध है, ताया साहब ने बेचा है। मैंने दरवाजा खोला। वो एक ट्रे में दूध का गिलास रखकर चली गई।
मैंने दूध को मेज पर रखा और दरवाजे को दोबारा लॉक कर दिया। मैंने घड़ी की तरफ देखा। रात के 11 बज रहे थे। नीचे शोर अब कम हो गया था। लगता था कि मेहमान रुखसत हो रहे हैं। खिड़की से झांका तो वही गाड़ी अब भी मौजूद थी, मगर लंबा आदमी नजर नहीं आया। मैं वापस बिस्तर पर आकर बैठ गई। नींद का तो कोई सवाल ही नहीं था। बाहर का माहौल, घर की फिजा और आज के वाकयात सब दिमाग में चल रहे थे। बहन गहरी नींद में थी। उसकी सांसों की रफ्तार में सुकून था। मैंने चादर अपने गिर्द लपेटी और सोचा, ये शहर शायद मेरे लिए एक कड़ा इम्तिहान बनने वाला है। मैंने तकिए से सर टिकाया और खुद को समझाने लगी, अभी तो शुरुआत है, कल देखेंगे क्या होता है। मगर दिल के किसी कोने में एक अंदेशा चुपचाप बैठा हुआ था, जो हर लम्हे बढ़ता जा रहा था। रात जैसे लंबी हो गई और मैं उसके हर लम्हे में मजीद मोहतात हो गई। उसी लम्हे मुझे फिर नीचे से आहट सुनाई दी, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ रहा हो। गहरी रात थी, इतनी खामोश की घड़ी की सुइयां भी जैसे मेरे कमरे में चल रही हूं। हर टिक के साथ मेरा ध्यान उन आवाजों की तरफ जा रहा था जो नीचे से आती थी और फिर यकदम गायब हो जाएं। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी, मगर अजीब बात यह थी कि दिल पर गर्मी की लपटें महसूस हो रही थी, जैसे कोई करीब आ रहा हो। मैंने चादर मजीद अपने गिर्द लपेटी और बहन की तरफ देखा। वो अब भी नींद में थी, मगर अगले ही लम्हे रास्ते से दबे कदमों की आहट सुनाई थी। ये कोई मामूली आहट नहीं थी, यह आहिस्ता आहिस्ता करीब आने वाले कदमों की आहट थी। मेरी सांसें हल्की हो गईं। मैंने दिल को समझाया कि शायद कोई मुलाजिम होगा, मगर मेरे अंदर का खौफ कह रहा था ये कोई और है। दरवाजे के करीब पहुंचते ही वो आहट रुकी और फिर आहिस्तगी से दरवाजे का हैंडल घूमने लगा। चटखनी हल्की सी कांपी। मैंने फौरन समझ लिया कि यह कोई इत्तेफाक नहीं। मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। दरवाजा खुला और वही कजन अंदर दाखिल हुआ, लड़खड़ाता हुआ, कदम संभालने की नाकाम कोशिश करते हुए। उसकी आंखों में एक वहशत थी, जैसे लंबे पंजे जो शिकार को घेरने वाले हों। उसके कपड़ों में शराब की तेज बू थी। वो दरवाजा बंद करते हुए बोला, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। उसके लहजे में वही जहर था, मगर अब और ज्यादा गहरा और खतरनाक। मैं दीवार से जमी हुई खड़ी थी, मेरे कदम जैसे जमीन में गड़ गए हों। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रहा था। हर कदम के साथ मेरी सांस छोटी हो रही थी। उसने हाथ बढ़ाया और मेरे दुपट्टे को पकड़कर खींचने की जसारत की। मेरे अंदर एक लम्हे को खौफ के बजाय गुस्से की चिंगारी भड़की। अगले ही पल मेरा हाथ बाएं तरफ मेज पर पड़े गुलदान पर था। वो गुलदान भारी था, मगर उस वक्त उसका वजन मेरी हिम्मत में बदल गया। हाथ हटाओ, मैंने एक बार कहा, मगर उसने हंसी में उड़ा दिया। उसका हाथ फिर आगे बढ़ा। मैंने पूरी कुव्वत से गुलदान उसके सर पर दे मारा। एक धमाके की तरह गुलदान चटका और उसका जिस्म लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। कमरे में एक लम्हे में सब कुछ बदल गया। खून की तेज बू फैल गई। मेरी चीख खुद ब खुद निकल गई, इतनी तेज कि शायद पूरा घर सुन सकता था। मेरी बहन हड़बड़ा कर जाग गई। वो खौफ से लबबस्ता थी, आंखें पत्थर की तरह जमी हुई। नीचे से शोर बुलंद हुआ। खादमों के कदम दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम की आवाज जैसे मेरे दिल की धड़कन से मुकाबला कर रही थी। मैं अब भी हाँप रही थी। रब का नाम बार बार लबों पर था। पहला दरवाजा मुलाजिम ने खोला, पीछे से ताया और बाकी लोग अंदर आए। मंजर ऐसा था कि सब एक पल को जम गए। मेरा कजन फर्श पर बेहोश पड़ा था। उसके माथे से खून बह रहा था। मेरे हाथ में गुलदान का एक टुकड़ा था जो अब भी लरज रहा था। वो फर्श पर गिरा हुआ था, माथा खून से तर, मगर अब होश में आ चुका था। उसके लब हिल रहे थे, मगर अल्फाज साफ नहीं निकल रहे थे। मैंने कपकपाती आवाज में कहा, इसने मेरी इज्जत पामाल करने की कोशिश की। मेरा गला खुश्क था, मगर हर लफ्ज साफ और भारी निकल रहा था। कमरे पर एकदम खामोशी छा गई। सबकी सांसें जैसे एक ही धड़कन में गुम हो गई। खादिम एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। कोई भी पहला कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ताया की आंखों में सदमा था। वो एक लम्हे के लिए बिल्कुल साकत हो गए, जैसे सोच रहे हों कि अब क्या करना है। फिर अचानक उन्होंने एक भारी फैसला किया। बस उनकी आवाज गूंजी। कमरे की दीवारों ने भी उसे लौटाया। बहुत सर चढ़ा लिया था। उन्होंने एक नजर अपने बेटे पर डाली, फिर खादिम की तरफ मुड़े। पुलिस को बुलाओ। ये सुनते ही खादिम दौड़ पड़े। एक ने फोन उठाया, नंबर मिलाए, जैसे हर हिंसा गिनती की तौबा बन गया हो। दूसरे ने नीचे जाकर गेट खोलने की तैयारी शुरू कर दी। मेरा कजन कराहा, मगर उसकी कराह में नदामत नहीं थी, सिर्फ गुस्सा और हार का जहर। उसकी आंखों में अब भी वही जिद थी, जैसे ये सब उसकी जिल्लत नहीं बल्कि एक चैलेंज हो। मेरी बहन मेरे करीब आ गई। उसने मेरा हाथ मजबूती से थामा। हम दोनों एक दूसरे के सहारा बने खड़े थे। मैंने दुपट्टा मजबूती से लिया, खुद को फिर से ढांप लिया, जैसे अपने वजूद पर दोबारा इख्तियार वापस ले रही हूँ। ताया आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ मुड़े। उनकी पलकें नम थी, आवाज शिकस्ता।
बेटी, मैं माफी चाहता हूँ। मैं अपने बेटे की तरबियत न कर सका। उनके कंधे झुक गए। वो दौलत के मीनार की तरह थे जो अचानक रेत में बदल जाएं। मैंने निगाह झुका ली। अल्फाज कम थे, दुख ज्यादा। मेरे लिए कुछ कहना मुमकिन न था। उसी लम्हे नीचे से गेट खुलने की आवाज सुनाई दी। दूर कहीं सायरन करीब आते जा रहे थे। ये कानून के कदम थे जो तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहे थे। दरवाजे पर पहला पुलिस अफसर आया। उसने अंदर का मंजर देखा और ताया की तरफ बढ़ा। क्या शिकायत दर्ज करानी है साहब? ताया ने इशारा किया। इसने मेरी भतीजी पर हमला करने की कोशिश की है। मैं चाहता हूं कानूनी कार्रवाई हो। दो अफसर आगे बढ़े। उनमें से एक ने नोटबुक खोली और कहा, बीबी जी, आप एक एक बात बताएं, जैसे हुई वैसे। मैंने गहरी सांस ली और पिछले घंटों की पूरी तफसील बयान कर दी। हर लफ्ज जैसे कमरे की दीवारों पर नक्श हो रहा था। वो मेरे कमरे के कोने में झुके, वहां से गुलदान के टूटे हुए टुकड़े जमा किए। एक अफसर ने कहा, ये सब सबूत के तौर पर रखे जाएंगे। गुलदान के हर टुकड़े पर मेरे कजन का खून लगा हुआ था और ये खामोश गवाह थे कि मैंने अपनी हिफाजत के लिए ये कदम उठाया। डॉक्टर भी आ गया, शायद पुलिस ने बुलाया था। उसने मेरे कजन के माथे पर पट्टी बांधी। इस दौरान वो बिल्कुल खामोश रहा, मगर उसकी आंखों में पहली बार एक ऐसा खौफ था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। घर की रोशनी जैसे मध्यम पड़ गई थी। नीचे लाउंज में भी वो शोख लाइट्स बंद कर दी गई थी जो रात भर जगमगाती रहती थी। शोर हार गया था और शायद किसी हद तक नदामत जीत गई थी। ताया कागजात के साथ खड़े थे। उन्होंने खुद दस्तखत किए, बाप के हाथ, मगर अदल के हक में उठे। एक पुलिस अफसर ने ताज्जुब से कहा, साहब, आपको मालूम है ये कितना बड़ा फैसला है? ताया ने जवाब दिया, हाँ, और यही वो फैसला है जो मुझे पहले करना चाहिए था। पुलिस वाले मेरे कजन को लेकर जाने लगे। उसने आखिरी बार घर के अंदर की तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में वही गुरूर नहीं था। दरवाजा बंद हुआ और पुलिस की गाड़ी का दरवाजा भी धड़ से बंद होने की आवाज आई। यह आवाज जैसे एक बाप के खात्मे का शोर थी। मैं कुर्सी पर आकर बैठ गई, सांस सीधी की और दिल ही दिल में रब का शुक्र अदा किया। मेरी बहन पानी लेकर आई। पी लो, तुम्हें जरूरत है। मैंने ग्लास थामा, मगर मेरे हाथ अब भी हल्के हल्के कांप रहे थे। दिल में अलबत्ता एक हल्कापन आ गया था, जैसे एक भारी बोझ उतर गया हो। खादमा आहिस्तगी से करीब आई और बोली, बीबी, अगर आप चाहें तो हम आपका कमरा बदल दें। नीचे वाले हिस्से में ज्यादा हिफाजत है। मैं सोच रही थी कि ताया ने फौरन कहा, नहीं, ये इनका घर है, इनकी मर्जी, जहां चाहे वहीं रहें। उनकी आवाज में एक ऐसा यकीन था जिसने मुझे थोड़ा मुतमईन कर दिया। सीढ़ियों पर नींद के कदम लौट आए थे। बाकी मुलाजमीन भी अपने कमरों में जा चुके थे। रात जैसे कमजोर पड़ गई थी और मैं पहली बार कमरे में कुछ सुकून महसूस कर रही थी। मैंने सोचा, क्या यही था वो शहर जहां हिफाजत मिलनी थी? जवाब आसान नहीं था। शायद हिफाजत जगह से नहीं, इंसान से मिलती है। और अब्बा की वसीयत के बाद भी मुझे यहाँ कई इम्तिहान देने थे। खिड़की के पास जाकर मैंने आसमान की तरफ देखा। अब्बा की सूरत जहन में उभर आई। उनकी नरमी, दुआ और अमन की महक मुझे बचपन की शामों में ले गई, जब मैं उनके साथ मस्जिद के सहन में बैठती थी और वो कहानियां सुनाते थे। मैंने दिल में पढ़ा, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। मेरे लिए बस वही काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। उस वक्त दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैं चौंकी, लेकिन खादमा की आवाज आई, बीबी जी, ताया साहब आपको बुलाते हैं, लाउंज में आ जाएं। मैं नीचे गई तो ताया सोफे पर बैठे थे। सामने चाय के 2 कप रखे थे। बेटी, कल सुबह वकील के पास जाएंगे। मुकदमा हम पूरी तरह लड़ेंगे। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मैंने सर हिलाया। जी ताया अब्बू, मुझे आप पर भरोसा है। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों बहनें यहां रहो और अपनी जिंदगी दोबारा संवारो। ये घर अब तुम्हारा भी है। ये सुनते ही दिल में एक नया हौसला पैदा हुआ। रात का बाकी वक्त मैंने बहन के साथ बातें करते गुजारा। हमने मदरसे की यादें ताज़ा की, अपने गांव के दोस्तों का जिक्र किया। ये लम्हे मामूली लग रहे थे, मगर इनमें एक नई जिंदगी की झलक थी। और मैंने सोचा, शायद सुबह वाकई हो सकेगी और ये शहर अब मुझे खौफजदा करने के बजाय एक नया आगाज देगा। सुबह हुई तो ताया की आंखों में सुर्खी थी। जागती रात का पूरा मातम उनके चेहरे पर लिखा था। वो डाइनिंग हॉल में कुर्सी खींच कर बैठे और हमें नाश्ते के लिए बुलाया। लहजा नर्म था, जैसे रात की सख्तियां उस नरमी में घुल गई हों। उन्होंने प्लेट मेरी तरफ सरकाई और धीरे से बोले, बेटी, मैं दौलत में डूबा रहा, तरबियत पीछे रह गई। मैंने चाय का घूंट लिया और खामोशी से सुनने लगी। वो बोले, तुम्हारे अब्बा ने सादगी में इज्जत कमाई, मैंने आसाइश में बेबसी।
इस जुमले के बाद वो चंद लम्हे रुक गए, फिर नजर उठाकर हमें देखा। मैं माफी चाहता हूँ, खुद से भी और तुम दोनों से भी। मैंने सुना, सर हिलाया और दिल में एक नर्म सा दिया जल उठा। माहौल बोझल नहीं था, अमली बातें करनी थी। इसीलिए मैंने पूछा, आज हमें क्या करना है? उन्होंने फौरन फाइल की एक जिल्द मेरी तरफ बढ़ाई। हम तुम दोनों बहनों की सरपरस्ती करेंगे, ये मेरा वादा है, सीधा और साफ। अभी वकील को फोन किया है, 11 बजे हमें वहां होना है। मुकदमा कानून के मुताबिक चलेगा, कोई समझौता नहीं। हम ऊपरी मंजिल की तरफ बढ़े तो राहदारी में 2 खादिम सरगोशियां कर रहे थे। हमें देखकर चुप हो गए। मेरा गुजरना उन्हें पैगाम दे गया कि अब ये घर हमें तमाशा नहीं, तहफ्फुज देगा। नीचे वापस आई तो ताया ने सिक्योरिटी इंचार्ज को बुलवा लिया। गेट पर इंदराज के बगैर कोई अंदर नहीं आएगा, मेहमान कम, कवायद ज्यादा। इंचार्ज ने नोटबुक निकाली। जी साहब, सीसीटीवी के 2 कैमरे मजीद लगा देते हैं, कॉरिडोर और सीढ़ियों पर। मैंने पहली बार महसूस किया कि घर की रोशनी अब कम और ज्यादा वक़ार बन रही थी। 11 बजे हम वकील के दफ्तर पहुंचे। वो दरमियानी उम्र का संजीदा आदमी था। फाइल खोली, कलम सीधा किया और बोले, बीबी, आप मुकम्मल तसलसल के साथ वाक़यात सुनाएं। तारीखें और वक्त याद हो तो बेहतर, और जो चीज़ें आप नहीं जानती उन्हें साफ कह दें कि मालूम नहीं। मैंने बयान शुरू किया। वो दरमियान में सवाल करते, तारीखें लिखते और सबूतों की फहरिस्त बनाते गए। गुलदान के टुकड़े, मेडिकल रिपोर्ट्स, पुलिस की इब्तदाई FIR और मुलाजमीन के मुमकिना बयानात। उन्होंने एक फॉर्म मेरी तरफ खिसकाया। ये शिकायती बयान की तौसी है, इसमें आप अपनी तरफ से हिफाजती इक़दामात की दरख्वास्त भी दे सकती हैं, जैसे घर में रसाई की पाबंदी और राब्तों पर रोक। मैंने दस्तखत किए। ताया ने कहा, मेरी तरफ से जमानत नहीं होगी, वो सब कानून तय करेगा। वकील ने इक़दामात में सर हिलाया। यही दुरुस्त है। दफ्तर से निकलते हुए वकील ने हमें अगले कदम बताए। कल मजिस्ट्रेट के सामने इब्तदाई हाजिरी है, फिर मेडिकल और फॉरेंसिक रिपोर्टें मुंसलिक होंगी। मीडिया से बचना बेहतर है। अगर मजबूरन बात करनी पड़े तो सिर्फ 1 सतर, मामला अदालत में है। हमने शुक्रिया अदा किया और चल दिए। बाहर रक्षा रोका तो ताया ने ड्राइवर से कहा, बराह रास्त घर। रास्ते में कोई स्टॉप नहीं। घर वापस पहुंचे तो बावर्ची खाने से सालन की खुशबू आ रही थी। खादमा ने झुककर कहा, बीबी, हमने ऊपर के कमरे में नया लॉक लगा दिया है, ये चाबी रखिए। मैंने चाबी जेब में रख ली। राहदारी में सिक्योरिटी इंचार्ज नए कैमरे फिट करवा रहा था। तारें छत के साथ साफ लाइन में लगी थी। वो मुझे देखकर बोला, बीबी, अगर किसी भी वक्त कोई गैर मामूली बात लगे तो ये बेल दबाइए। नीचे गार्ड रूम में सीधा अलार्म बजेगा। दोपहर के करीब हम सब लाउंज में बैठे थे जब ताया के चंद रिश्तेदार आ गए। हल्की सी चहमगोइयां हुई, चेहरों पर हैरत, कभी अफसोस, कभी सरद महरी। एक बुजुर्ग खातून बोली, भाई, घर की बात घर में ही रहती है, पुलिस तक क्यों पहुंची? ताया ने बर्दाश्त से जवाब दिया, घर की बात जब जुर्म बन जाए तो अदालत में रहती है, कमरों में नहीं। कमरे में खामोशी उतर आई। मैंने पहली बार समझा कि फैसला सिर्फ कागज पर नहीं, रवैये में लिखा जाता है। असर से पहले मैं और बहन छत पर गए। हवा खुशगवार थी। मैंने उससे कहा, हमें अपने पांव पर खड़ा होना है। उसकी आंखें चमक उठी। मदरसे में पढ़ाएंगे? मैं मुस्कुराई। दिल ने हाँ कहती। हमने फौरन अमली मरहले चुने। करीबी मदरसे की फहरिस्त, राब्ता नंबर, साबिक असातिज़ा के रेफरेंस, दस्तावेजात की फोटोकॉपियाँ। मैंने मोबाइल में नोट्स बनाया। तजवीद, बुनियादी दर्जे की निसाब फहरिस्त, इखलाकियात के असबाक, हफ्तावार मौज़ूआत, औकात, सुबह 9 ta 1, हिफाजती इंतजामात, गाड़ी या स्कूल वैन। बहन ने तजवीज़ दी, इब्तिदा में हम खुद रक्षा करेंगे, बाद में स्कूल वैन देख लेंगे। मगरिब के बाद ताया ने हमें लाइब्रेरी दिखाई। मेरे अब्बा इमाम मस्जिद थे। उन्होंने सारी जिंदगी हमें बहुत मेहनत से पाला था। जब अब्बा का आखिरी वक्त करीब आया तो अब्बा ने वसीयत की कि मेरे बाद मेरे भाई के घर चली जाना। मैंने ऐसा ही किया। अब्बा के इंतकाल के बाद पहली बार ताया के घर गई। मैं पर्देदार थी। मगरिब के बाद ताया ने हमें लाइब्रेरी दिखाई। ज़हीम किताबें, रजिस्टर और एक शीशे की अलमारी में पुरानी दस्तावेजात। उन्होंने दराज से एक लिफाफा निकाला। ये तुम्हारे अब्बा के कुछ खतूत हैं जो उन्होंने बरसों पहले मुझे लिखे थे, कभी पढ़ लेना, इनमें तुम दोनों का जिक्र है। मैंने वो लिफाफा दोनों हाथों से लिया। सफ़ों पर संजीदा मगर नरम तहरीर मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने उन्हें जेब में रखा। दिल में अज़म बढ़ा कि इस घर में अब हम इल्म और वक़ार लाएंगे, शोर नहीं। खाने पर ताया ने मुख्तसर हिदायत दी। घर के अमले की ड्यूटी रोटेशन बदली गई। ऊपरी मंजिल पर ख़वातीन अमला, रात की शिफ्ट के लिए भी। कल सुबह मैं खुद तुम दोनों को मदरसे ले जाऊंगा। मोहतमिम साहब हमारे पुराने वाकिफ़ हैं, मगर सिफारिश नहीं, सिर्फ तारुफ।
मैंने कहा, बस यही चाहिए, बाकी हम तदरीस से साबित करेंगे। वो हंस पड़े। बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारे अब्बा जैसा जुमला। खाने के बाद दरवाजे पर बेल बजी। सिक्योरिटी इंचार्ज ने इंटरकॉम पर बात की, फिर ताया की तरफ देखा। साहब, मीडिया चैनल वाले हैं, बयान चाहते हैं। ताया ने मुख्तसरन कहा, उन्हें गेट पर ही बता दो, मामला अदालत में है, कोई तबसरा नहीं। मैंने खिड़की से झांका, कैमरे और माइक आगे पीछे हो रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब खिसक गए। रात होने से पहले मैंने बहन के साथ अपनी तदरीसी फाइलें तैयार की। मैंने एक सादा सबकनामा बनाया, हरूफ मुफरिदात, मखारिज, सिफ़ात लाज़िमा, नमाज की नियत के मसनून अल्फाज, आदाब गुफ्तगू, रोज़ाना 5 जुमले। बहन ने बच्चों के लिए छोटे स्टिकर्स और रिवॉर्ड तैयार किए थे। हम दोनों ने फैसला किया कि क्लास में नज़्म और मोहब्बत साथ साथ चलेगी। बाद अज़ां मैंने वो खतूत खोले जो ताया ने दिए थे। पहली सतर में अब्बा का अंदाज पहचान लिया। भाईजान, जिंदगी की असल रौनक तरतीब में है, दिल की भी और घर की भी। अगला पैरा मुझे पढ़ाया गया कि रिस्क में बरकत, इल्म और अदल से जुड़ी है। मैंने ख़त बंद किया और सोचा कि आज घर की तरतीब बदल रही है। सिक्योरिटी से लेकर गुफ्तगू के आदाब तक, ये सब एक नई तरतीब का हिस्सा है। सोने से पहले ताया ने दरवाजे पर आकर बस इतना कहा, बेटी, कल की तुम्हारी पहली जिम्मेदारी, खुद को मजबूत उस्ताद समझ कर चलना, बाकी मैं देख लूंगा। मैंने सर हिलाया। बहन ने रोशनी धीमी की। कमरे में इत्मीनान फैल गया। मुझे पहली बार लगा कि ये घर शायद शिफा भी दे सकता है। कल रात का अंधेरा हमारे पीछे धुआं होकर रह गया और आगे एक वाज़ेह रास्ता दिखाई दिया। अदालत में कानून की लकीर, मदरसे में इल्म की रोशनी, घर में ज़ाब्ते और वक़ार। मैंने चादर ओढ़ी और दिल में कहा, या नूर, हमारे रास्ते रोशन रखना। फिर सोते हुए ठहराव ने मेरे अंदर जमकर बताया कि अब हम तमाशबीनों के शहर में नहीं, अपने फैसलों के शहर में हैं। हम मदरसे पहुंची तो गेट के अंदर कदम रखते ही एक मानूस सी खुशबू ने इस्तकबाल किया। चौखट पर किताब की खुशबू, दीवारों पर दुआ की लकीरें और सहन में कतार से रखे हुए जूते जो तरतीब सिखा रहे थे। दफ्तर के बाहर शफाफ शीशे के पीछे एक नौजवान क्लर्क रजिस्टर उलट पलट कर रहा था। उसने हमारा नाम पूछा, कलम खींचा, तारीख लिखी और कहा, मोहतमिम साहब अंदर हैं, आप तशरीफ ले आए। अंदर दाखिल हुई तो कमरे की दीवार पर कदीम घड़ी टिक टिक कर रही थी और मेज़ पर कुरानी नुस्खे बंधे हुए रखे थे। मोहतमिम साहब ने हमारा तारुफ सुना तो आंखों में एतमाद उतर आया। लहजे में वक़ार था। दोनों बहनें हिफ्ज़ व तजवीद पढ़ाएंगी और इखलाकियात के असबाब भी। औकात सुबह 9 से 1 बजे तक। जुमे की खुसूसी तरबियती नशिस्त होगी। मैंने कागज़ पर दर्ज शराइत पढ़ी, फॉर्म पर दस्तखत किए और निसाब की फहरिस्त थाम ली। पहली क्लास में दाखिल होते ही नन्ही नन्ही आवाज़ें एक साथ उठी, उस्ताद जी। दिल भर आया, मगर मैंने खुद को नज़्म के साथ मसरूफ़ किया। तख्ता स्याह पर मैंने बड़े हरूफ में मखारिज लिखा, फिर सिफ़ात लाजिम और आर्जी की मुख्तसर तारीफ गोशे में दर्ज की। मैंने कहा, आज हम हरूफ हल्की से शुरू करेंगे। हम साया हुर्फों में फ़र्क पहचानना है। मैंने पहला सबक दिया, इज़्ज़त इंसान का जेवर है, उसे थामे रखो, और जो ज़बान कुरान पढ़ती है वो दूसरों को दुख नहीं देती। बच्चों के होठों पर हल्की मुस्कुराहट आई। मैंने 3 तालिबात को कतार में खड़ा किया और एक एक से अलिफ, हमजा, आइन, हा के मखारिज दोहराए। एक नन्ही बच्ची हिबा ने हा पर हलक को जरा सख्त किया तो मैंने आहिस्ता से उसकी गर्दन सीधी करवाई, यूं नर्म मगर वाज़ेह। उसकी आवाज़ साफ हो गई। बहन की क्लास में मैंने झांका तो वह बच्चों को कायदा पढ़ा रही थी। हिज्जे जैसे फूल चुनना, बा, बे, बू। उसने छोटी टीमें बना दी। एक टीम हरूफ की पहचान, दूसरी आराब की दोस्तों की, तीसरी आदाब गुफ्तगू। एक लड़का जो ज्यादा शोर करता था, उसके हाथ में उसने क्लास मॉनिटर का बैज दे दिया। वो फौरन सीधा बैठ गया और कहने लगा, जो बात बेइजाजत होगी मैं नोट करूंगा। बच्चे हंस पड़े। नज़म कायम हो गई। वक्फे में एक माँ अपने बेटे के साथ आ गई। बीबी, वो कारी जी के सामने घबरा जाता है, जरा अलग से सुन लीजिए। मैंने सहन के कोने में कुर्सी रखकर बच्चे से 2 आयत सुनवाई। आवाज़ कांप रही थी। मैंने कहा, हम आहिस्ता शुरू करेंगे, हर रोज़ 2 लाइनें, फिर 3, फिर 4। माँ ने शुक्र अदा किया। हमेशा डांट से नहीं काम बनता। मैंने रजिस्टर में रोज़ाना पेशरफ्त के नाम से एक खाना खोला और तारीख के साथ नोट दर्ज किया। बहन ने इसी दौरान इखलाकियात की मुख्तसर कहानी सुनाई। रास्ता छोड़ देना भी सदका है। 2 बच्चे बाहर निकलते वक्त खुद ब खुद एक तरफ होकर खड़े हो गए और बाकी को पहले गुजरने दिया। मुझे अपने सबक की अमली सूरत साफ दिखाई दी। 11 बजे मोहतमम साहब ने लाइब्रेरी दिखाई। ऊंची अलमारियों में रखी तफासीर, लुगात और सूती कवायद की किताबें। उन्होंने मुझे एक मुख्तसर रिसाला थमाया।
ये शामी मखारिज पर एक अच्छा खुलासा है, इससे तरतीब बन जाएगी और हफ्तावार पर्चे आप खुद बनाएं तो बेहतर, हम सिर्फ फॉर्म मुहैया कर देंगे। मैंने रिसाला खोला, चंद नुकात अपने नोट्स में मुंतकिल किए और तय किया कि पीर को छोटा सा ज़बानी इम्तहान रखूंगी। बहन ने बच्चियों के लिए उसने कलाम कार्ड बनाया, जो भी क्लास में नर्म लहजा इस्तेमाल करे उसे दिन के आखिर में कार्ड मिलेगा। जब घड़ी ने 1 बजाए हम दफ्तर में हाजिरी लगाकर बाहर निकले। दरवाजे पर 2 बच्चियां दौड़ती आईं। एक ने कहा, उस्ताद जी कल मैं बहन को भी साथ लाऊंगी, वो घर में अकेली होती है। मैंने इजाज़त दी, बता देना नाम, रजिस्टर में लिखवा देंगे। गेट के पास रक्षा लेने लगे तो दरबान ने मुस्कुरा कर कहा, पहला दिन अच्छा गुजरा? मैंने मुख्तसर जवाब दिया, यूं लगता है सांस फिर से मिल गई। रास्ते में बहन ने अगले हफ्ते के लिए मंसूबा बनाया। बुध को हम सफाई और कतार का अमली सबक करें। 5 मिनट में क्लास तैयार, 5 मिनट में बंद। मैंने कहा, जुमेरात को आयात की तजवीदी गलतियों के लिए मुश्तरका प्रैक्टिस। दोपहर को घर लौटे तो लाउंज ठंडा और पुरसुकून था। ताया अखबार तय करके उठे। कैसा रहा? मैंने मुस्कुरा कर कहा, यूं लगता है सांस फिर से मिल गई। बच्चे जल्द सीख लेते हैं अगर तरीका वाज़ेह हो। उन्होंने खुशी से लाइब्रेरी के दरवाजे खोले। किताबें खामोश दोस्तों की तरह कतारवार, जो चाहिए ले लिया करो, ये घर तुम्हारा है। उनकी आवाज़ में सच्चाई थी। मैंने शेल्फ से एक कवायद की किताब और बच्चों के लिए अखलाकी हिकायात का मुख्तसर मजमुआ निकाला। बहन ने बच्चों की किताब उठाई जिसमें तस्वीरें भी थी। कहा, इससे नए अल्फाज, रोज़ एक सफ़ा। मैंने दिल ही दिल में अब्बा को खबर दी, हम ठीक हैं। शाम को ताया ने कहा, कल वकील ने अदालत की तारीख दी है। पहला कमरा 11:45। तुम्हें सिर्फ बयान की तस्दीक करनी होगी, बाकी मैं देख लूँगा। मैंने इस बात में सर हिलाया और मोहतरम साहब को पैगाम भेज दिया कि कल हम आधे दिन आएंगे और क्लास के लिए कायम मकाम उस्तानी का बंदोबस्त कर दें। दफ्तर से जवाब आया, चल जाएगा, आप फिक्र न करें, बच्चों की वर्कशीट तैयार कर दी है। मैंने रात की फहरिस्त में वर्कशीट, मखारिज और आदाब लिख दिया। असर के बाद हमने सहन में एक छोटी सी नशिस्त रखी। बहन ने खादिमा के बच्चों को हरूफ तहज्जी के खिलौने दिए। मैंने घंटी की आवाज़ पर कतार बनवाई। 2 कदम आगे, 1 पीछे, नज़म की मश्क। ताया ने मुस्कुरा कर देखा, तुम दोनों ने घर की फिजा बदल दी है। मैंने जवाब दिया, तरतीब से दिल हल्का रहता है। उन्होंने सर हिलाया, बिल्कुल तुम्हारे अब्बा की तरह। रात को हमने दुआ की, गुजरे जख्मों पर सब्र की मरहम। मैंने कुरान खोला और सूरह शूरा की चंद आयत पढ़ी और चुपके से बंद कर दिया। किचन में खादमा ने चाय रखी। भाप में घर की महक, चाय के साथ मैंने वर्कशीट के खाने खींचे। ऊपर आज का सबक, नीचे मेरी कोशिश, आखिर में घर का काम। 2 जुमले नरम बोल के बहन ने अपने हिस्से में स्टिकर्स चिपकाए। सितारा, किताब, कलम। हमने दोनों शीट्स क्लिप की और बैग में रख दी। सीढ़ियों पर चलते कदम अब हल्के थे, खौफ कम, यकीन ज़्यादा। सिक्योरिटी इंचार्ज ने राहदारी की लाइट बदल दी थी ताकि रात को सेहत धुंधला न लगे। दरवाजे के नए लॉक पर मैंने चाबी घुमाई। क्लिक की आवाज़ मुख्तसर मगर पुरातमाद थी। ताया ने नीचे से आवाज़ दी, सुबह तो मैं खुद छोड़ने जाऊंगा, अदालत से सीधा मदरसे, दिन ज़ाया ना हो। मैंने कहा, जी, पहला सबक वक्त पर होगा। खिड़की खोली तो चांद ने झांक कर कहा, नया आगाज़ मुबारक। मैंने ज़ेरे लब पढ़ा, या फतह, हमारे लिए खैर के दर खोल दे। बिस्तर पर आने से पहले मैंने अब्बा के खतूत के लिफाफे को तकिए के पास रखा। जहन में अगले दिन की तरतीब साफ की। अदालत में मुख्तसर हाजिरी, वापस आकर बच्चों के साथ इज्तिमाई प्रैक्टिस, फिर अखलाकियात का नरम लफ्ज़, सख्त मौके वाला सबक। मैंने बैग की जिप बंद की, कमरे की रोशनी मध्यम की और बहन से कहा, कल हम क्लास में एक नया खेल लाएंगे, जो सबसे पहले दूसरों की बारी दे वो जीतेगा। वो हंस दी। और इनाम? मैंने जवाब दिया, 1 दुआया जुमला और 1 सितारा। उस रात मुझे अंदाज़ा हुआ कि नए आगाज़ का मतलब सिर्फ जगह बदलना नहीं होता, तरीका बदलना होता है। हमने दिन भर यही किया था। निसाब को सलीका दिया, घर में ज़ाब्ता और दिल में यकीन। चांदनी ने कमरे की दीवार पर हल्की सी लकीर बनाई तो मैंने चादर ओढ़ी और सरगोशी में कहा, अब्बा हम लौट आए हैं। इज्जत के रास्ते पर आवाज़ें छूटी, काम बढ़े। फिर नींद आई तो आराम से, जैसे अगला सबक खुद मुझे पढ़ाने वाला हो। अदालत की तारीख आ गई थी। सुबह हमने हस्बे मामूल मदरसे का पहला सबक लिया, फिर वक्त से पहले निकले। ताया की गाड़ी के पिछले हिस्से में मैं और बहन साथ बैठी थी। कागजात, शनाख्ती कार्ड और वकील के नोट्स बैग में रखे थे। रास्ते में ताया ने सिर्फ इतना कहा, बेटी सच कहना, न ज़्यादा न कम, बाकी मैं और कानून देख लेंगे। ज़िला अदालत के अहाते में दाखिल होते ही भारी इमारत का बोझ महसूस हुआ। अहाते में पुलिस एहलकार, वकला
और अपने मुकदमात के इंतजार में बैठे लोग थे। वकील ने हमें मरकजी हॉल के करीब एक बेंच पर बिठाया, खुद रजिस्टर में हाजिरी दर्ज करवाने चले गए। थोड़ी देर के बाद हमें कमरे अदालत में बुलाया गया। जज साहब ने नजरें उठाकर कहा, बयान ले। मैं गवाही के लिए खड़ी हुई साफ लफ्जों में सब बयान किया, वक्त, जगह, क्या हुआ, किसने क्या कहा, ना एक लफ्ज ज्यादा न कम। वकील ने चंद वजाहत तलब सवाल किए। क्या आपने मुजाहिमत की? किस चीज से? मैंने सच का सहारा लिया। जी। मैंने करीब रखा गुलदान उसके सर पर मारा। कमरा एक लम्हे को खामोश हुआ। फिर वकील ने मेरे बयान पर दस्तखत करवाए। ताया की मौजूदगी हौसला बनी रही। वो खामोश मगर साबित कदम थे। बस कभी कभार वकील के कान में कोई नुक्ता कहते। दूसरी तरफ मेरे कजन के वकला ने शोर मचाया, यह इल्जाम गलत है, गवाह मुतासिर हैं। ये सब घर की अंदरूनी बात थी, लेकिन शवाहिद पत्थर थे। गुलदान के टुकड़े, मेडिकल रिपोर्ट, खादिमों के बयानात और पुलिस का रिकॉर्ड। दूसरी समात के आखिर में जज साहब ने फैसला सुनाया। मुलजिम को हवालात में भेजा जाता है और बहाली के प्रोग्राम में शिरकत लाजमी करार दी जाती है। ये सजा सख्त भी थी और दुरुस्त भी, एक लकीर जो कानून ने खींची थी। मैंने गहरा सांस लिया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ थाम लिया हो। ताया ने आंखें बंद करके शुक्र अदा किया। उनके चेहरे पर दुख भी था और सुकून भी। बाप का दिल सुलगता भी है और सिखाता भी। घर वापसी पर खामोशी हमारे साथ चली, लेकिन ये खामोशी पुरसुकून थी, किसी डर या बोझ की नहीं। लाउंज में पहुंचकर ताया ने कहा, आज का दिन याद रखना, ये तुम्हारी जीत का दिन है, कमजोरी का नहीं। अगले दिन मदरसे में बच्चों ने एक नज़म सुनाई, इज्जत सबसे ऊपर, पैसा सबसे नीचे। मैंने और बहन ने एक दूसरे को देखा और इन अल्फाज ने जैसे हमारे जख्मों पर मरहम रख दिया। शाम की क्लास में मैंने बच्चों से कहा, कभी झूठ की सहूलत न लेना, सच की मुश्किल सह लो। रोशनी अंदर तक उतर गई। घर की राहदारी से गुजरते हुए मैंने आईने में अपना अक्स देखा। वह अब कमजोर नहीं लगता था। मैंने दिल में कहा, खुतूत तकदीर बदलते हैं जब इंसान खड़ा हो। खाने के बाद ताया ने लाउंज में बैठते हुए कहा, तुम दोनों मेरी इज्जत हो। जो कुछ हुआ उसने मुझे तुम्हारे बाप की याद दिला दी। वो भी किसी हाल में उसूलों से पीछे नहीं हटता था। हमने नजरें झुका ली। ये तारुफ किसी एहसास से कम नहीं था। रात को कमरे में आकर बहन ने खिड़की खोली। चांदनी अंदर आई। मैंने कहा, आज पहली बार मुझे लग रहा है कि अब नींद बेखौफ आएगी। और वाकई उस रात मैंने पहली बार बिना किसी डर के सोई। कई माह गुजर गए और जिंदगी ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी रफ्तार दोबारा पाली। सुबह मदरसे जाना, बच्चों को पढ़ाना, शाम घर में मजलिस मुताला और रात को अपनी तैयारी। मदरसे की इंतजामिया ने नई सीटें और किताबें मुहैया कर दी। बच्चों के लिए रंगीन स्टिकर्स, नक्शो निगार वाले कायदे और कुरान के खूबसूरत नुस्खे आए। हमारी क्लासें बढ़ने लगी। नए दाखिलों के साथ निसाब को तरतीब देना पड़ा, तो मैंने हफ्तावार प्लान बोर्ड पर लिखना शुरू किया। बहन ने क्लासरूम के दरवाजे पर आज का सबक का चार्ट लगा दिया। घर में हर हफ्ते मजलिस से मुताला शुरू हो गई। लाइब्रेरी के कोने में सफ़ेद चादर बिछाकर हम सब बैठते। कुरान का दर्स और अखलाकियात पर गुफ्तगू होती। मोहल्ले की चंद खवातीन भी आने लगी। एक दिन ताया ने मजलिस के बाद कहा, बेटी, तुम्हारे अब्बा की सादगी में जो नूर था, मैं अब समझ रहा हूँ कि वो क्यों था। वो सुकून खरीदने से नहीं आता, कमाना पड़ता है। मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, वो सुकून ईमान के साथ आता है और उसूल पर डटे रहने से बढ़ता है। हमने घर के एक एक कोने में खवातीन के लिए हुनर क्लास खोली। 2 सिलाई मशीनें, कुछ कपड़े, कुरान की किताबें और आदाब ज़िंदगी पर नोट्स। बहन सिलाई सिखाती और आदाब का सबक देती। पहले हफ्ते में 8 खवातीन ने रजिस्ट्रेशन करवा ली। एक बेवा औरत ने कहा, बीबी, ये क्लास मेरे लिए दुआ के दरवाजे की तरह है। अब मैं कपड़े सीकर अपना खर्च खुद उठा सकूंगी। मैंने उसका हौसला बढ़ाया। यही मकसद है, सब अपने पैरों पर खड़े हों। बहन के कह कहे अब आज़ाद थे। शाम को जब हम छत पर चाय पीते तो उसका अंदाज वही होता जो गाँव में हुआ करता था। वो कहती, मुझे लगता है मैं फिर से वही पुरानी मैं बन गई हूँ, बस अब ज़्यादा समझदार। मैंने हंसकर कहा, हाँ, और ज़्यादा बोलने वाली भी। एक शाम में खिड़की के पास खड़ी थी। उफक पर शाम के नारंगी पर्दे और बादलों के बीच सुनहरी लकीर खींची थी। मैंने दिल में कहा, हम बच गए नहीं, हम बन गए हैं अपनी कहानी के मालिक। नीचे बाग में ताया आराम कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर इत्मीनान था। ये वो इत्मीनान था जो शायद बरसों बाद उनके चेहरे पर लौटा था। तरबियत में ताखीर हुई, मगर सच का इंतखाब कर लिया गया। मजलिस मुताला के बाद एक रोज ताया ने कहा, बेटी, तुम दोनों ने इस घर को इज्जत का घर बना दिया है। अब ये जगह मेरे लिए शिफा की जगह है। मैंने कहा, असल शिफा उस दिन आई थी जब आपने सच का साथ दिया था। वो चुप रहे, मगर उनकी आंखों में शुक्र का साया था। रात को मैंने आखिरी दुआ की सतर दोहराई, या सलाम,
अमन उतार दे हमारे दिलों पर। उस लम्हे ऐसा लगा जैसे वाकई दिल के ऊपर एक रोशनी उतर आई हो। कल मदरसे में सालाना तकरीब थी। बच्चियां नात पढ़ने की तैयारी कर रही थी। इनामात के लिए रंगीन डब्बे सजाए जा चुके थे। हमने स्टेज पर हरी चादर बिछाई और पीछे तालीम और इखलाक असल कामयाबी का बैनर लगाया। मैंने बहन से कहा, कल हम बच्चों को एक कहानी भी सुनाएंगे जिसमें सच्चाई की जीत हो। वो हंसी, हमारी अपनी कहानी क्यों नहीं? मैंने कहा, अभी नहीं, एक दिन जरूर। तैयारी के दौरान एक बच्ची आकर बोली, उस्ताद जी, मैंने वो दुआ याद कर ली जो आपने सिखाई थी, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। मैंने उसके सर पर हाथ रखा। ये तुम्हारा सबसे बड़ा इनाम है। घर वापस आई तो किचन में खात्मा चाय रख रही थी। भाप में घर की महक थी, जैसे हर कमरे में सुकून टपक रहा हो। सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त मैंने बैग से अब्बा की तस्वीर निकाली। वही मुस्कुराती आंखें, वही दुआ का साया। मैंने तस्वीर को दिल के करीब रखा और सरगोशी की। अब्बा, आपकी बेटियां ठीक हैं। यह अंजाम नहीं था, बल्कि एक आगाज था। जख्मों से सीख कर रोशनी की तरफ कदम बढ़ाना ही असल जीत थी। और कहानी वहीं जा पहुंची जहां इज्जत सर उठाकर चलती है, जहां खौफ की जगह यकीन ले लेता है और जहां हर दिन एक नए सबक का वादा करता है।